नमस्कार दोस्तों। ये जेपीएससी सिलेबस का ये दूसरा लेक्चर है, दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में मैं आज आप पहली बार इस वीडियो में विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले आप जाकर इसका प्रीलिम्स वाला वीडियो देखो, उसके बाद फिर मेंस का, क्योंकि एक सीरीज है। आपको जेपीएससी एग्जाम में पहले प्रीलिम्स देना होता है, उसके बाद मेंस होता है। अगर फिर भी अगर आप प्रीलिम्स कर चुके हो और मेंस के सिलेबस के बारे में जानने के लिए आए हो, तब आप ये वीडियो देख सकते हो। लेकिन पहले मैं ये कहूँगा कि आप प्रीलिम्स के वीडियो को देखो, उसके बाद फिर यहाँ पर आओ, उसके बाद फिर इस पे आना है। तो चलिए मैं आज अपने जो मेन का जो एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है उनको आज डिस्कस करना शुरू करता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा पहले मैंने जो डिस्कस किया उसको एक ओवरव्यू ले लेता हूँ। उसका एक मैं ओवरव्यू ले लेता हूँ। जैसा कि मैं पहले बताया कि प्रीलिम्स जो है, पहले मैंने ये बताया कि जो एग्जाम है वो 3 फेज में है। पहला फेज है प्रीलिम्स फेज, सेकंड है मेन फेज, उसके बाद है पर्सनालिटी टेस्ट। यानी 3 फेज में इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है। प्रीलिम्स में 2 तरह के पेपर होते हैं, जनरल स्टडी पेपर 1, समान अध्ययन 1 और समान अध्ययन 2। ठीक है, समान अध्ययन में एक में आपको हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटी से, साइंस एंड टेक से, करंट अफेयर से, झारखंड का भी कुछ क्वेश्चन होता है। टोटल 2 घंटे का क्वेश्चन होता है, 200 मार्क्स का, 100 प्रश्न होते हैं और सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो GS2 होता है, यानी GS2 सेकंड पेपर जो होता है वो झारखंड स्पेसिफिक, उसमें सिर्फ झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन, झारखंड का इतिहास, भूगोल और भी जो झारखंड का जो कल्चर है उन सब चीज़ों से क्वेश्चन होता है। ये भी 2 घंटा का क्वेश्चन होता है और 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं और ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये था पिछले दिनों का। उसमें हमने पर्टिकुलर जीएस स्टडी 1 में जो हिस्ट्री है उसमें कौन कौन टॉपिक में कितने मार्क्स का होता है वो सब हम लोग जान चुके हैं। GS2 में भी कौन कौन से मार्क्स से टॉपिक से कौन कौन सा कितना मार्क्स का आता है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पुराने वीडियो में। आज हम लोग का जो मेन उद्देश्य है वो मेन एग्जामिनेशन। आज हम लोग मेन एग्जामिनेशन के बारे में ही जानेंगे। तो सबसे पहली बात, मेन एग्जामिनेशन पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव यानी लिखित परीक्षा है। प्रीलिम्स में क्या था, ऑब्जेक्टिव टाइप था, OMR आपको भरना था। लेकिन यहाँ पर आपको लिखना है, पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया है वहां पर आपको लिखना है। सबसे पहले जानना है, मेन एग्जाम में 6 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, इस तरह से 6 पेपर होते हैं। 6 पेपर, हर पेपर जो है 3-3 घंटे का होगा, 3-3 घंटे का हर पेपर होगा। आपको दिमाग में रखना, सारा डिस्क्रिप्टिव होगा। पहला पेपर जो होगा 100 मार्क्स का होगा, दूसरा पेपर 150 मार्क्स का, बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ये चारों पेपर जो है वो 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, पहला पेपर जो है 100 मार्क्स का, दूसरा 150 मार्क्स का, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा वो 200 मार्क्स का। ठीक है, अब जानते हैं पेपर वन में क्या है। पेपर 1 में आपका जो लैंग्वेज है, हिंदी, जब हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा का कुछ सामान्य चीजें की एक तरह से जांच होगी। उसमें 2 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन इंग्लिश का सेक्शन होगा, एक हिंदी का। पहले हिंदी का सेक्शन, उसके बाद इंग्लिश का सेक्शन। हिंदी में 50 क्वेश्चन हिंदी के होंगे और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होंगे। तो इनके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। पहले फिर फिलहाल जान लेना है पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश के जनरल क्वेश्चन होंगे। उसका पेपर 2 में एक आपको लैंग्वेज लिटरेचर, एक पेपर आपको कोई भाषा को चयन करना होगा। बहुत सारे भाषा का लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा पेपर 2 में कौन कौन से भाषा है। उस भाषा को सेलेक्ट करके उस भाषा का जो ग्रामर है, लिटरेचर है, लैंग्वेज, उनको पढ़कर उसी पर आधारित प्रश्न होंगे पेपर 2 में। पेपर 3 में क्या, पेपर 3 में सोशल साइंस होंगे, सोशल साइंस होंगे, सामाजिक विज्ञान जिसको बोलते हैं हिंदी में। और वो 2 सेक्शन में बटा हुआ, 2 भाग में बटा हुआ, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। और दोनों का 100-100 मार्क्स का, यानी कि 200 मार्क्स कुल है, उसमें 100 मार्क्स हिस्ट्री के, 100 मार्क्स ज्योग्राफी के होंगे। अब बात करते हैं पेपर 4। उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस, ये सब पे जो होंगे 200 मार्क्स के क्वेश्चन है। पेपर 4 में ये होगा। पेपर 5 में इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस पे होंगे क्वेश्चन। उसके बाद पेपर 6 में जनरल साइंस, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, इस पर होंगे। इन सारे पेपर का डिटेल जो है कि किसमें कितना, कौन सा टॉपिक से पूछा जाएगा, एकदम बारीकी बारीकी, पॉइंट टू पॉइंट क्या पूछा जाएगा, पूरा सिलेबस को मैं डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप अगर धैर्य है तो आप इसको वीडियो को पूरा देखिएगा। और उम्मीद है कि देखने के बाद आपको सिलेबस का पूरी तरह से बारीकी से पता चल जाएगा कि मेन एग्जामिनेशन में किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका पूरा मेन का फुल डिटेल सिलेबस है यहाँ पर। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर आप ये मेन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आपका जो है वो, जैसा कि टोटल जो मेन एग्जामिनेशन है वो 1050 मार्क्स का होगा। ठीक है, 1050 मार्क्स का होगा।
उसके बाद ये क्वालिफाई करने के बाद जो है आपका पर्सनालिटी टेस्ट 100 मार्क्स का होगा, और टोटल ग्रैंड टोटल जो है 1150 मार्क्स का ग्रैंड टोटल है। यही मेन एग्जामिनेशन और पर्सनालिटी एग्जामिनेशन मिला के आपका मेरिट बनेगा, और मेरिट के आधार पे आपका जो है वो आपको अधिकारी बनने के लिए नजदीक ले जाएगा। चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 जो है जो 100 मार्क्स का पहला पेपर, मेन परीक्षा का, मुख्य परीक्षा का पहला पेपर, पहला पत्र 100 मार्क्स का होगा। ये पेपर जो है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब इसमें आपको कोई निश्चित अंक लाने हैं, 30 से अधिक, 30 मार्क्स से अधिक, 33 से अधिक, इस तरह से अधिक अंक लाने हैं, 30 मार्क्स से अंक अधिक लाने हैं। उसके बाद अगर आप 30 अंक से अधिक लेते आते हैं तब जाकर आपका आगे का जो पेपर 2, 3, 4 है वो सब जांच होगा, यानी कि पेपर 1 जो है वो मेरिट में काउंट नहीं होगा, इसके आधार पे आपका मेरिट नहीं बनेगा, लेकिन ये इसके आधार पे आपका अन्य जो प्रश्न है उस पर जांच के लिए अनिवार्य है। तो चलिए इसमें 2 सेक्शन है, 2 खंड है। एक खंड है जनरल हिंदी का खंड है जो 50 मार्क्स के होंगे, दूसरा खंड है जो जनरल इंग्लिश का, वो 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, पेपर 1 में 2 खंड हिंदी और इंग्लिश 50-50 मार्क्स के। अब इसके अंदर क्या पूछे जा सकते हैं? हिंदी के अंदर निबंध पूछे जाएंगे 400 मार्क्स के, 400 शब्दों के होंगे, 15 अंक के, 15 मार्क्स के। फिर व्याकरण होंगे 15 अंक के। फिर वाक्य विन्यास यानी कंप्रिहेंशन टाइप का वो 10 अंक के होंगे। फिर संक्षेपण यानी प्रीसेस बोलते हैं, मतलब कोई लंबा सा आपको दे दिया गया है एक कंप्रिहेंशन टाइप का कुछ पैराग्राफ लिखा, उसको छोटा करके आपको लिखना है। ऐसा छोटा करना है कि आप उनके जो मेन जो उद्देश्य है उनको ना छोड़े, लेकिन शब्द को कम कर दे। ठीक है, ये आपका 4 टाइप का जनरल हिंदी में रहेगा क्वेश्चन। उसका जनरल इंग्लिश में वही उसी का हिंदी रूपांतरण है। ऐसे रहेगा 400 शब्दों का 15 मार्क्स का। उसके बाद ग्रामर रहेगा 15 मार्क्स का। उसका कंप्रीहेंशन रहेगा 10 मार्क्स का। उसके बाद प्रिसीज राइटिंग जो है यानी कि 10 अंक का होगा। तो ये पेपर 1 का था। अब हम लोग पेपर 2 की ओर बढ़ते हैं। पेपर 2 क्या है? पेपर 2 ये फाइनल जो मार्किंग का मेरिट, उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट पेपर, ये 150 मार्क्स का। याद रखना, पेपर 1 जो था वो 100 मार्क्स का, पेपर 2 जो है 150 मार्क्स का। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको यहाँ जो सूची दी गई है 15 भाषा की सूची, इसमें से कोई भी एक भाषा को आपको चुनकर उस भाषा के बारे में आपको अध्ययन करना है। हर प्रत्येक भाषा का जेपीएससी के द्वारा अलग अलग सिलेबस दिया गया है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं लिंक में सबका डाल देने का प्रयास करूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके पर्टिकुलर भाषा जो आपने चुनना चाहते हैं उस भाषा के अनुसार उसको आप देख लीजिएगा। तो चलिए देखिए क्या क्या कौन कौन सा भाषा इसमें है सूची में। उड़िया, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, संथाली, पंचपरगनिया, नागपुरी, मुंडारी, कुडुक, कुरमाली, खोरठा, खड़िया हो। ये 15 भाषा है। इस 15 भाषा में से कोई भी आप नीचे दी गई कोई भाषा को चुनने के बाद उस भाषा का साहित्य और भी जो क्वेश्चन के उस सिलेबस के अनुसार आपको पढ़कर उसमें परीक्षा देना। अब चलिए आते हैं इम्पोर्टेंट जो पेपर है, मुख्य सारे पेपर तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो इसमें आप डिटेल स्टडी करने की जरूरत है उस पेपरों का बारे में अध्ययन करते हैं। पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, ये सारे पेपर 200-200 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अब पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 जिसको सोशल साइंस का पेपर कहते हैं, इस पेपर में जो है ना 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन है हिस्ट्री का, दूसरा सेक्शन है जियोग्राफी का, यानी 2 सेक्शन है। ठीक है, हिस्ट्री से 100 मार्क्स के होंगे और जियोग्राफी से 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, यानी कि इसमें 2 सेक्शन है, हिस्ट्री का 100 मार्क्स का और जियोग्राफी का 100 मार्क्स का। और इसमें जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसका पैटर्न भी मैं बता देता हूँ। पहली बात, इसमें इस क्वेश्चन में दोनों सेक्शन में एक कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा, एक कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन मतलब ये एक सेक्शन ए हो गया और एक सेक्शन बी हो गया। सेक्शन ए में जो है एक क्वेश्चन जो है कंपलसरी यहाँ पर होगा, एक क्वेश्चन कंपलसरी यहाँ पर होगा, और ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का आंसर इसमें देना है। ठीक है, ये जो होगा आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का 10 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के अंदर 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के अंदर 10 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर रहेगा, एक क्वेश्चन के अंदर 10 ऑब्जेक्टिव यहाँ रहेगा, और हर क्वेश्चन का मार्क्स 2 हो गया। मतलब इस क्वेश्चन में टोटल कंपलसरी 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन में 20 मार्क्स, समझ रहे हैं। इसके बाद फिर आपको हर सेक्शन में 4 प्रश्न दिए जाएंगे, 4 प्रश्न इसमें, 4 प्रश्न इसमें। ठीक है, 4 प्रश्न इसमें, 4 प्रश्न इसमें। तो ये ऑप्शनल वाला टॉपिक हो गया। इसमें से आप 2 क्वेश्चन यहाँ से बनाना है, आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से बनाना,
और इसमें प्रत्येक जो क्वेश्चन, जो ये वाला जो ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है, इसमें से प्रत्येक में आपको कितना मिलेगा, प्रत्येक में आपको 40 मार्क्स मिलेगा। तो अगर यहाँ से 4 में से 2 बनाए तो आपको 80 मार्क्स इधर से प्राप्त हो गया, और इसमें से 4 में से 2 बनाए तो 80 मार्क्स इधर से प्राप्त हो गया, यानी 160 आप ऑप्शनल वाले से निकाल लिया, और 20 मार्क्स जो है आपका यहाँ के कंपलसरी क्वेश्चन से, और 20 मार्क्स यहाँ के कंपलसरी क्वेश्चन से, यानी टोटल आपको कितना मिल गया, टोटल आपको 200 मार्क्स इस तरह से विभाजित होंगे आपके पेपर 3 में। अब चलिए बात करते हैं कि हिस्ट्री में कौन कौन सा सेक्शन है। हिस्ट्री का जो सेक्शन है उसमें फर्दर 4 डिवीजन है, मतलब हम लोग को एक पुरातन जो इतिहास है यानी एंशिएंट पीरियड का हिस्ट्री वो पढ़ना है, फिर मेडिवल पढ़ना है, उसके बाद मॉडर्न पढ़ना है, देन आफ्टर हम लोग को उसके बाद फिर हम लोग को झारखंड का कुछ कुछ इतिहास पढ़ना है। अब उसके अंदर क्या पढ़ना है उसको भी हम लोग जान लेते हैं, जानना जरूरी है। एंशिएंट के अंदर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका ओरिजिन, एंटिक्विटी, उसका एक्सटेंट, ऑथरशिप कौन कौन था, और मेन फीचर जानेंगे। जैसा जो पुराना इतिहास जो हम लोग जो भारत का पढ़ते हैं शुरुआत से, उसी तरह से शुरुआत होगा। फिर आर्यन का ओरिजिन, फिर एंटिक्विटी, स्ट्रैटिफिकेशन, वैदिक लिटरेचर, वैदिक टाइम का इकोनॉमी, जो सोसाइटी, वो सब पढ़ना है। ऋग्वेदा के बारे में पढ़ना है, लिच्छावी और उस तरह का जो उसी तरह का जो रिपब्लिकन गणतंत्र जो है उनके कॉन्स्टिट्यूशन, उनको बारे में पढ़ना है। फिर मगध एम्पायर का कैसे उदय हुआ, राइज ऑफ मगध, मौर्य का जो एम्पायर का एक्सटेंट है, कलिंगा वार के बारे में जानना है, कलिंगा वार का इम्पैक्ट कैसे हुआ अशोका पे और भी सोसाइटी पे, फिर अशोका का धम्मा क्या था, फॉरेन पॉलिसी क्या था अशोका का, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट उस समय कैसे हुआ मौर्य के टाइम में, ये सब। उसका फिर कुषाण के बारे में पढ़ना है हम लोग को, एंशिएंट में कुषाण के एम्पायर का एक्सटेंट, उनके रिलीजियस पॉलिसी को पढ़ना है। फिर उन्होंने डेवलप आर्ट के लिए जो कला है उनके डेवलपमेंट में क्या क्या काम किया, उनके दौरान जो आर्किटेक्चर है उनको जानना है। फिर कुषाण के दौरान जो लेटेस्ट था उनके बारे में कुछ जानना है। फिर गुप्ता की बात करेंगे, गुप्ता के जो जो एम्पायर है, साम्राज्य, उसका एक्सटेंट, डेवलपमेंट, लैंग्वेज का, आर्ट कल्चर गुप्ता पीरियड के दौरान। उसके बाद फिर हर्षवर्धन के काल को हम लोग को पढ़ना है, चोला के बारे में पढ़ना है, फिर पल्लवा का जो कल्चरल अचीवमेंट है वो पढ़ना है। तो कुल मिला के एंशिएंट में ये सब पढ़ना है। लगभग जो जो इम्पोर्टेंट चीज होना चाहिए एंशिएंट में लगभग अपने हिस्ट्री का, वो सारा इसमें पढ़ना है। अब आ जाते हैं मेडिवल पीरियड में। मेडिवल में अरब का इन्वेजन पढ़ना है, गजनवी का इन्वेजन पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत में उनका दिल्ली सल्तनत का मार्केट हो गया, मिलिट्री हो गया, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। फिर जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो यूटोपियन पॉलिसी था जो बार बार फेल हो जाता था वो पढ़ेंगे। फिर मंगोल का इन्वेजन पढ़ना है, फिर रिलीजियस मूवमेंट जैसे सूफीज्म हो गया, भक्ति मूवमेंट हो गया, ये सब पढ़ना है। फिर न्यू जो इस्लामिक कल्चर का जो डॉन है वो पढ़ना है। फिर इंडो इस्लामिक कल्चर का आर्किटेक्चर, कैसे उर्दू का, हिंदी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। फिर आ जाएंगे मुगल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, मुगल का जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो गया, फिर जो शेर शाह सूरी का जो अचीवमेंट था, फिर मुगल पावर कंसोलिडेशन कैसे हुआ, फिर जागीरदारी सिस्टम, मनसीदारी सिस्टम का कैसे जो क्या इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ अकबर के समय में। फिर अकबर ने कैसा रिलीजियस धार्मिक और जो नीति अपनाया था राजपूत की तरफ से, राजपूत के लिए। फिर औरंगजेब का फिर कैसा था जो धार्मिक नीति राजपूत के प्रति। फिर मुगल का जो आर्किटेक्चर है उनको भी जानना होगा, पेंटिंग जानना होगा, इकोनॉमिक कंडीशन मुगल का पीरियड का, फिर मराठा का उदय कैसे हुआ, शिवाजी का कुछ अचीवमेंट है, और ये सब चीज यहाँ तक पढ़ना है। ये एक तरह से मैं हर जो सिलेबस में जो लिखी बातें उनको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। उससे क्या होगा, आप सुन लोगे तो आपको कैसे दिमाग में बैठ जाएगा आराम से कि हाँ ये मुझे पढ़ना है। अगर कभी भी आपको बुक निकाल के बैठे तो आपको दिमाग में आ जाए कि हाँ ये सिलेबस में था तो ये पढ़ना है। तो हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन धैर्य से आप देखो और सुनो। क्या है मॉडर्न पीरियड में, क्या क्या है, जैसे यूरोपियन के कैसे अपने इंडिया में कैसे यूरोपियन आए, यानी बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन सेटलमेंट, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर अपने साम्राज्य को बढ़ाया, कैसे कैसे बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पलासी, पहले उसका भी बक्सर हुआ, फिर मैसूर, फिर कैसे खुद अपने लोगों में अपने जो जो विदेशी कंपनियां था उनमें जो कंपटीशन था उसको साइड करे, फिर इंडियन जो प्रिंसली स्टेट थे उनको साइड किए, फिर कॉलोनियल रूल का रेसिस्टेंस हो गया, जो ट्राइबल रिवोल्ट हो गया, कल्चरल रिनाइसेंस हो गया, फिर 1857 की क्रांति हो गया, फिर सोशल रिफॉर्म जो हिंदू कम्युनिटी में देखा गया ब्रह्मो समाज के द्वारा, आर्य समाज के द्वारा, फिर रामकृष्ण मिशन के द्वारा, प्रार्थना समाज के द्वारा, थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा। तो इन सब चीज़ों को मॉडर्न में पढ़ना है। उसके अलावा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो मुस्लिम कम्युनिटी, जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, जैसे वहाबी मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट, ये सब। फिर जो वुमेन का जो स्टेटस है, वुमेन का जो स्टेटस उसको रेज करने के लिए जो स्ट्रगल हुआ, जैसे कि एबोलिशन ऑफ सती हो गया, विडो मैरिज एक्ट हो गया,
फिर कंसेंट बिल हो गया, स्ट्रेस फीमेल एजुकेशन, ये सब चीज़ों को हम लोग को मॉडर्न में हमारे सिलेबस के अंदर है। फिर लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्रिटिश रूल का टाइम था, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी, महलवारी, जो कि ब्रिटिश ने अपने भारत में जो स्थापित किया था, वो सब के बारे में जानना है। फिर कैसे हमारे भारत में जो राष्ट्रवाद जो है 19वीं शताब्दी में उभरा, वो उसके बारे में जानेंगे। फिर आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कैसे हुआ, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस में कैसे मॉडरेट गरम दल नरम दल में बढ़ गया, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में जानेंगे। फिर होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में, खिलाफत मूवमेंट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। महात्मा गांधी और जो मास पॉलिटिक्स था उनके बारे में पढ़ना है। महात्मा गांधी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब चीज़ों को भी हम लोग को मॉडर्न पीरियड के अंदर, मॉडर्न इंडिया के सिलेबस के अंदर है। तो कैसे इंडिया का पार्टीशन हुआ, पार्टीशन में क्या क्या कंसिक्वेंस आए, ये सब चीज़ों को हम लोग को पार्ट 3 में जो हिस्ट्री है उसके अंदर ये सब हमारे मेन के सिलेबस में है। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी भारत की आज़ादी के बाद क्या हुआ, कैसे जो यहाँ के नेता थे यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल और लोगों के द्वारा कैसे भारत में जो डिफरेंट जो प्रिंसली स्टेट थे उनको इंटीग्रेट कैसे करा, फिर कैसे जो भाषा के आधार पर जो राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, फिर नॉन अलाइंड पॉलिसी जो नेहरू जी के अंदर हुआ था, फिर इंदिरा गांधी के उसका फिर कैसे बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ, इन सब चीज़ों को पढ़ना। अगर बात करें चौथा सेक्शन जो हिस्ट्री के अंदर पढ़ना है झारखंड का, उसमें आदि धर्मा यानी सारना कल्ट ऑफ झारखंड ट्राइब के, उनके बारे में जानना है। फिर जो सदन का कंसेप्ट है और इमरजेंस ऑफ नागपुरिया लैंग्वेज, उनके बारे में पढ़ना है। फिर झारखंड के ट्राइबल रिवोल्ट है और नेशनल स्ट्रगल है, उनको भी जानना है। बिरसा मूवमेंट को जानना है, ताना भगत मूवमेंट को जानना है, फ्रीडम और मूवमेंट जो भारत में झारखंड में हुए थे उन सबको जानना है। तो अभी तक ये था हिस्ट्री का। ये हिस्ट्री का जो पार्ट 3 का हिस्ट्री सेक्शन था उनका सिलेबस, वो सब टॉपिक को मैं बता रहा हूँ। अब आते हैं दूसरा सेक्शन ज्योग्राफी के अंदर। ज्योग्राफी के अंदर दूसरा सेक्शन है जो 100 मार्क्स का है, उसमें कौन कौन सा डिवीजन है। उसमें टोटल जो है जो ABCD जो 4 डिवीजन है। पहला जो है फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, उसके बाद फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिर नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया डेवलपमेंट यूटिलाइजेशन, उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ झारखंड यूटिलाइजेशन एंड इट्स रिसोर्सेज। ये 4 सेक्शन है ज्योग्राफी में। अब क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी में जो अर्थ का ओरिजिन है, इवोल्यूशन, अर्थ का इंटीरियर, वेगनार कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, सुनामी, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर जो रॉक्स है, जो चट्टान होते हैं, चट्टान के जो वेरियस प्रकार होते हैं, टाइप्स है, उनका जो गुण है, कैरेक्टरिस्टिक, उनके बारे में जानना है। फिर वेरियस जो लैंड फॉर्म्स जो हमारे देखने को मिलता है, माउंटेन वगैरह, वो कैसे इवॉल्व हुए हैं, फ्लोवियल, ग्लेशियल, एराइड, कास्ट रीजन में, ये सब। फिर जियोमॉर्फिक प्रोसेस जैसे वेदरिंग हो गया, मास वेस्टिंग हो गया, इरोजन हो गया, डिपॉल्यूशन हो गया, सॉइल फॉर्मेशन, लैंडस्केप साइकिल, आइडियाज ऑफ डेविस एंड पेन, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग को जानना है अपने सिलेबस में। फिर कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है, एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ से बना हुआ है, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है, क्या स्ट्रैटिफिकेशन है, उन सब चीज़ों को हम लोग को इस ज्योग्राफी के अंदर पढ़ना है। फिर अर्थ का जो इंसोलेशन है, हीट बजट जो होता है, उन सब चीज़ों को जानना है। टॉपिक पढ़ोगे तब पता चलेगा कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये सब। फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवीजन जो टेम्परेचर का, और फिर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर जिस वजह से वर्षा होती है गर्मी की ऋतु में, वो सब चीज़ों को जानना है। फिर एयर मासेस जानना है, एयर फ्रंट जानना है, फिर ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन जानना है, फिर इवापोरेशन कंडेंसेशन जानना है जिसमें हम लोग ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, मिस्ट, क्लाउड, रेनफॉल के प्रकार ये सब पढ़ेंगे। फिर क्लासिफिकेशन क्लाइमेट जो जो होते हैं मौसम, उनके प्रकार को जानना है, कोपेनन, थॉर्नवेट, उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट जानना है, फिर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। उसके बाद हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड सॉलिस्टिस इन द ओशन, सी, वेव्स, टाइड एंड करंट, ओशन फ्लो, रिलीफ फीचर, इन सब चीज़ों को पढ़ना है। ये फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ये सब टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है, हम लोग को पढ़ना है अपने सिलेबस में, और हम लोग को एग्जाम में जाना है पेपर 3 के लिए। उसका फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अंदर जो स्ट्रक्चर, रिलीफ फीचर, जो इंडिया के जो स्ट्रक्चर, इंडिया का जो रिलीफ फीचर है उसका स्ट्रक्चर, फिजियोग्राफिकल डिवीजन, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम यानी कि नदी तंत्र, वो जानना है। फिर इंडिया का जो नदी तंत्र जैसे हिमालयन, अपने इंडिया में 2 तरह की नदियाँ बहती है, हिमालयन नदी और पेनिनसुलर नदी। हिमालयन नदी जो हिमालय से निकलती है, ये सब चीज़ों को जानना है। फिर भारत का जो मानसून क्लाइमेट है, कैसे मानसून आता है, कैसे जाता है, भारत का जो मौसम है कितने प्रकार का है,
भारत का जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसका प्रभाव कैसे पड़ा भारत के बहुत सारे क्रॉप्स में, फिर फूड जो स्कैरसिटी इंडिया का जो था उसके बारे में जानना, फिर भारत का जो जो वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन, यहाँ पर किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं, कहाँ पर किस प्रकार का जंगल डिस्ट्रीब्यूटेड है, वाइल्ड लाइफ यहाँ का यानी कि वन्य प्राणी, तो कंजर्वेशन, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सब चीज़ों को जानना है। उसके बाद भारत की जो मिट्टियाँ हैं ICAR के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है उनको जानना, फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन, सॉइल का डिग्रेडेशन कैसे होता है, कैसे कंजर्व करेंगे हम लोग, फिर नेचुरल हजार जैसे कि फ्लड, ड्राउट, साइक्लोन, लैंडस्लाइड जो अक्सर अपने भारत में आते रहता है, उन सबको बारे में भी जानना है। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी यानी कि जो भारत की जनसंख्या उनकी वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे, फिर कैसे जनसंख्या जो है कहाँ कहाँ किस आधार पर विस्तृत है उसका घनत्व जानेंगे, फिर उम्र के बारे में जानेंगे, एज, फिर सेक्स रेशियो, रूरल अर्बन कंपोजिशन, ये सब जानेंगे। साथ साथ इंडिया का जो पॉपुलेशन है उनके इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बारे में। लास्ट में फिर हम लोग सेटलमेंट, भारत का जो सेटलमेंट है उसके प्रकार को जानेंगे, अर्बन है या रूरल है, अर्बन मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, फिर जो अर्बन सेटलमेंट है उसका फंक्शनल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी जो के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो सब पढ़ना है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन के अंदर हम लोग को लैंड रिसोर्स पढ़ना है, फिर लैंड का यूज़ जो हो गया, एग्रीकल्चर लैंड का यूज़ कैसे होता है, फिर जोग्राफिकल कंडीशन और मेजर क्रॉप्स का जोग्राफिकल कंडीशन के अनुसार जो मेजर क्रॉप्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, जैसे राइस के लिए वीट, कॉटन, जूट, शुगर केन, रबर, टी, कॉफ़ी, इन सब का पढ़ना हम लोग को। फिर वाटर रिसोर्स में वाटर अवेलेबिलिटी, यूटिलाइजेशन फॉर इंडस्ट्रियल एंड अदर पर्पसेस, इरिगेशन के बारे में, सिंचाई के बारे में पढ़ना है, फिर जो स्कैरसिटी ऑफ वाटर है यानी कि पानी की दुर्लभता, फिर कैसे हम लोग वाटर को कैसे कंजर्व करें, संरक्षण कैसे करेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू या फिर वाटर शेड मैनेजमेंट के थ्रू या ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, ये पढ़ना है। फिर मिनरल एनर्जी रिसोर्स के अंदर हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, मेटालिक मिनरल का जैसे कि आयरन ओर, कॉपर, बॉक्साइड, मैग्नीज, इनका, फिर नॉन मेटालिक मिनरल और कन्वेंशनल मिनरल जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे सोलार, विंड, बायोगैस, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद एनर्जी सोर्सेस और उसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री की पढ़ेंगे हम लोग, फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चेंजिंग पैटर्न ऑफ सेलेक्टेड इंडस्ट्री जैसे आयरन और स्टील, कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, इन सब इंडस्ट्री का जो लोकेशन कैसे बदलता है वो। फिर वेवर्स थ्योरी पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल लोकेशन का वेवर्स थ्योरी पढ़ना होगा। फिर इसके रिलेवेंस मॉडर्न टाइम में क्या रिलेवेंस है वेवर्स थ्योरी का। फिर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल ट्रेड जैसे रोड हो गया, रेलवे हो गया, वाटरवेज हो गया। उसके बाद फिर बेसिस हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, फिर जो चेंजिंग पैटर्न है इंडिया फॉरेन ट्रेड का, उन सब चीज़ के बारे में जानना है। उसके बाद फिर आते हैं कि जो नेक्स्ट जो सेक्शन है, सब सेक्शन है वो ज्योग्राफी ऑफ झारखंड और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसमें जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ना है झारखंड का, फिर लैंड फॉर्म्स, ड्रेनेज, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, इरिगेशन झारखंड का। फिर दामोदर और सवर्णरेखा जो वैली प्रोजेक्ट है उनके बारे में पढ़ना, मिनरल रिसोर्सेज झारखंड के, उसका एक्सट्रैक्शन यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सके मिनरल्स का, ये सब हम लोग को जानना है। ठीक है। इन सबको हम लोग को जानना है। उसके बाद फिर पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, ट्राइबल पॉपुलेशन झारखंड का, ये सब स्पेसिफिकली अभी जो बताया जा रहा है वो स्पेसिफिकली झारखंड सेक्शन के लिए। फिर ट्राइबल पॉपुलेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ ट्राइब्स, ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान्स, देयर कस्टम, रिचुअल, फेस्टिवल, ये सब जानना है। फिर इंडस्ट्रियल और अर्बन डेवलपमेंट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसमें मेजर इंडस्ट्री जैसे कि आयरन, स्टील, सीमेंट, कॉटेज इंडस्ट्री जो झारखंड के, उनके डेवलपमेंट के बारे में। फिर अर्बन सेटलमेंट और पॉपुलेशन जो प्रॉब्लम है झारखंड का वो जाने। तो ये था अभी जो हम लोग जाने वो पेपर 3 के लिए था। ठीक है, जो कि 150 मार्क्स का था। अब आते हैं हम लोग पेपर 4 के बारे में। पेपर 4 जो है 200 मार्क्स का, इसके बारे में कुछ विशेष हम लोग जान लेते हैं। पहली बात, इसमें जैसा कि पहले बताया था उसी टाइप से इसमें भी क्या है ना कि इसमें भी आपका 2 सेक्शन है। ठीक है, 2 सेक्शन में एक एक क्वेश्चन जो होगा वो कंपलसरी होगा, और इस एक क्वेश्चन में 10 ऑब्जेक्टिव होगा, और 10 ऑब्जेक्टिव, हर ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 20 मार्क्स जो है इधर और 20 मार्क्स इधर जो है, ये दोनों आपका कंपलसरी है। उसके बाद 4 क्वेश्चन इसमें, 4 क्वेश्चन इसमें है, जो कि
ऑप्शनल होंगे, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन करना है, और हर क्वेश्चन जो होगा 40 मार्क्स का होगा। यानी कि अगर इधर बात करें तो 80 मार्क्स का ऑप्शनल में है, जैसे 80 मार्क्स का ऑप्शनल उठाना है, और यहाँ से आपका 40 मार्क्स यानी 200 मार्क्स का टोटल होगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, 2 सेक्शन है, 2 सब सेक्शन क्या क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी यानी कि पेपर 4 के अंदर तो पहला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, ये होगा सेक्शन 1, और सेकंड सेक्शन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, ये 2 सेक्शन है। चलिए जानते हैं इसमें कि क्या क्या पढ़ना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में प्रियम्बल पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके सेक्युलर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट फिलोसफी इसके पीछे क्या है उनको पढ़ना है। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फीचर है, सैलिएंट फीचर है, उनको जानना है, कंसेप्ट ऑफ पीआईएल, फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जानना है, फिर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज जानना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी इसको बोलते हैं, फिर यूनियन गवर्नमेंट के अंदर यूनियन एक्सिक्यूटिव उनके पावर, प्रेसिडेंट का पावर, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फंक्शनिंग ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, यूनियन लेजिस्लेचर के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंड फंक्शन ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसेस, पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होता है, पार्लियामेंट्री कैसे कंट्रोल करती है एक्सिक्यूटिव को, पार्लियामेंट की जो प्रिविलेज है, इम्यूनिटीज है उनके मेंबरों का, उनका जानना है, फिर यूनियन जुडिशियल यानी कि कोर्ट की बात करें सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानना है, उनका रोल्स और पावर जानना है, फिर नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल क्या होता है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है सेक्शन ए में। उसका स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पढ़ना हम लोग को, स्टेट एक्सिक्यूटिव उनके पावर्स को, गवर्नर का, चीफ मिनिस्टर का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, फिर स्टेट लेजिस्लेचर का जो ऑर्गेनाइजेशन है, पावर फंक्शन हो गया, स्पेशल रेफरेंस हो गया झारखंड को लेकर, उनको पढ़ना है, फिर स्टेट जुडिशियरी, हाई कोर्ट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पावर हो गया, फंक्शन हो गया, सब ऑर्डिनेट जुडिशियरी, यानी इस स्टेट गवर्नमेंट का जो हो गया वो सब स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ना, स्पेशली झारखंड को भी ध्यान में रख के। ठीक है, उसका पंचायत म्यूनसिपैलिटी जो हो गया, कैसे पंचायत म्यूनसिपैलिटी को कंस्टिट्यूट किया गया, कैसे अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, पावर क्या मिलता है पंचायत के द्वारा, पंचायत को 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, फिर सेंट्रल स्टेट का रिलेशनशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, ये सब पढ़ना। फिर जो प्रोविजन है शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब का, उसको पढ़ना। फिर जो SC/ST का रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है लेजिस्लेचर में, सर्विस में, उनके बारे में जानना। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इमरजेंसी प्रोविजन देती है उनके बारे में जानना है। फिर क्या है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनके बारे में जानना, और साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप के बारे में जानना। तो ये सब जो सिलेबस जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के अंदर है। अब बात करें सेकंड सेक्शन जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस, उसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, उनका मीनिंग, स्कोप, सिग्निफिकेंस जानना है। फिर पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, फिर यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सेंट्रल सेक्रेटरीट, फिर कैबिनेट सेक्रेटरीट, प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है PMO, प्लानिंग कमीशन जो कि अभी रिपील हो गया, अब यहाँ नीति आयोग हमें पढ़ना पड़ेगा, उसका फाइनेंस कमीशन वो पढ़ना। फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके अंदर स्टेट सेक्रेटरीट, चीफ सेक्रेटरी, चीफ CMO पढ़ना है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस। फिर अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे इसका जो ऑफिस का डेवलपमेंट हुआ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस, कलेक्टर का ऑफिस, फिर रोल कैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का टाइम टू टाइम चेंज हो गया, कैसे जुडिशियरी का जो पावर है उसको सेपरेट किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, इन सबको जानना है। उसके बाद पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में रिक्रूटमेंट जो होता है सिविल सर्विसेज का कैसे होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कैसे करती है, कैसे सिविल सर्वेंट को ट्रेनिंग मिलता है, लीडरशिप क्वालिटी कैसे होता है, फिर एम्प्लॉय का मोरल और प्रोडक्टिविटी के बारे में जानना है। फिर डेलीगेशन एंड सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी को के बारे में जानना है। फिर ब्यूरोक्रेसी का ओरिजिन कैसे हुआ, मेरिट डिमेरिट इनके, फिर रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी पॉलिसी फॉर्मेशन में कैसे, इम्प्लीमेंटेशन में कैसे भूमिका निभाती है ब्यूरोक्रेसी। फिर ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का जो नेक्सस है उनको जानना है। फिर जो ब्यूरोक्रेट होता है कैसे, जर्नलिस्ट और कौन स्पेशलिस्ट होते हैं, इनके वर्सेस जानना है। फिर डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों को डिजास्टर काउज पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है डिजास्टर मैनेजमेंट का, क्लासिफिकेशन पढ़ना है वेरियस डिजास्टर का, कैसे हम लोग मिटिगेट करेंगे, फिर इमीडिएट और लॉन्ग टर्म मेजर कैसे ले सकते हैं डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए। फिर गुड गवर्नेंस के अंदर हम लोग गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट, उसका मीनिंग को पढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिव और गुड गवर्नेंस क्या होता है, मेन फीचर गुड गवर्नेंस का पढ़ेंगे। फिर गुड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी और क्विक डिलीवरी कैसे भूमिका निभाता है। फिर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म जैसे हो गया लोकपाल, लोकायुक्त, CVC, सिटीजन चार्टर, फिर उसका जो ऑब्जेक्टिव है, मशीनरी है, मेजर जो है, इन सबको जानना है। जैसे कि RTI के बारे में जानेंगे, राइट टू सर्विस एक्ट के बारे में जानेंगे, राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में जानेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जानेंगे। फिर डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन प्रिवेंशन एक्ट यानी कि ओल्ड एक्ट के बारे में जानेंगे। फिर कंसेप्ट ऑफ मीनिंग ह्यूमन राइट का कंसेप्ट को जानेंगे। फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो ह्यूमन राइट का है, NHRC के बारे में जानेंगे, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, फिर
ह्यूमन राइट, सोशल इशू, ह्यूमन राइट, टेररिज्म, इस सबको जानेंगे। तो इस तरह से बहुत सारा इलाबोरेट यानी कि हर पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक है ये सिलेबस। आप अगर बढ़िया से टॉपिक को एक बार देख लो इस वीडियो को, दिमाग में आपको कुछ हद तक चला जाएगा कि हाँ ये टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद अगर पढ़ोगे तो क्या होगा, आपको बेहतर तरीके से चीज़ें जो है आपके अंदर जाएगी, ठीक है, दिमाग में रहेगा। और अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो ये इन सब टॉपिक को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आपको नोट करके। अगर आप नोट करो तो अच्छी बात है, नोट ना करो तो फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक को देने वाला हूँ, इसका PDF देने वाला हूँ। चलिए अब बात करते हैं पेपर 5 की। पेपर 5 और पेपर 6 थोड़ा सा डिफरेंट है। पेपर जो प्रीवियस पेपर 3 और 4 था उससे डिफरेंट है। कैसे डिफरेंस है? डिफरेंट है, देखिए इसमें टोटल इस पेपर में आपके 5 सेक्शन में ध्यान रखना है। पेपर 5 की बात कर रहा हूँ, पेपर 5 और 6 एक जैसा है, 200 मार्क्स का। इसमें 5 सेक्शन होंगे, दो, चलिए यहाँ इस तरह लिखता हूँ 3 4 यानी 5 सेक्शन होंगे, ठीक है। 5 सेक्शन है। पहला जो होगा ना, पहला जो होगा सेक्शन, उसमें आपका 20 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स वाले, यानी 40 मार्क्स का यहाँ पर हो गया, ठीक है। यानी कंपलसरी है, इसमें कोई ऑप्शनल नहीं। 20 क्वेश्चन जो है ना, आपको 20 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन इस सेक्शन वाला अटेम्प्ट करना ही कंपलसरी है। यहाँ से 40 क्वेश्चन। और जो ये पहला सेक्शन में जो क्वेश्चन है वो कहाँ से होगा, जो भी यहाँ पर अभी आपको सिलेबस मिलेगा ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी, डी करके, सारे से जो है ना क्वेश्चन इसमें होंगे। अब आते हैं 2, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। इसमें क्या है, दो दो क्वेश्चन होंगे, दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन। इसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है, एक एक क्वेश्चन करना है, सबका एक एक क्वेश्चन इसमें से एक करना है। और सब 40 मार्क्स का होगा। देखिए यहाँ 40, यहाँ 40, यहाँ 40, यहाँ 40, यानी कितना होगा टोटल आपका 160 यहाँ से और 40 यहाँ से, यानी कि ये आपका पेपर 5 का। तो ध्यान में रखना है, पहला जो सेक्शन है, पहला सेक्शन से 20 क्वेश्चन होगा कंपलसरी 40 मार्क्स का। सेकंड सेक्शन में दो क्वेश्चन एक करना है, थर्ड में दो क्वेश्चन एक करना है, फोर्थ में दो क्वेश्चन एक करना है, फिफ्थ में दो क्वेश्चन एक करना है। चलिए हम लोग जानते हैं क्या क्या पढ़ना है इस पेपर 5 में। पेपर 5 का नाम है इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें 3 घंटा का क्वेश्चन होगा 200 मार्क्स का, जो बता चुका हूँ। इसमें पहला जो ग्रुप है वो बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें इंडियन इकोनॉमी का बेसिक फीचर जैसे नेशनल इनकम, उसके अंदर जो एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट होता है, जैसे जीडीपी कैसे निकालते हैं, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएसडीपी, एनएसडीपी, डीडीपी, कांस्टेंट करंट प्राइस पे कैसे निकालता है ये सब, उसका फैक्टर कॉस्ट पे कैसे निकलता है ये सब, इनको जानना है। इन्फ्लेशन का है कि महंगाई का कंसेप्ट जानना है। फिर इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी और डायरेक्ट मेजर के थ्रू कैसे करें वो जानना है। डेमोग्राफिक फीचर, वर्कफोर्स कंपोजिशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड, स्पेशल फीचर्स ऑफ सेंसस 2011, अभी तक 2011 का ही सेंसस हमें उपलब्ध है। अगर आगे जाकर 2021 का अगर सेंसस निकलता है, 2021 का हमें पढ़ना होगा, उसमें नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी पढ़ना होगा, करंट का पुराना ही पढ़ना होगा। एग्रीकल्चर, रूरल इकोनॉमी, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल इकोनॉमी में कैसा भूमिका निभाता है खेती, फिर कृषि, फिर एग्रीकल्चर ग्रोथ इन इंडियाज प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, causes of low productivity and measure taken by government to improve the agriculture production। जो खेती कृषि के क्षेत्र में जो बढ़ावा देने के लिए उनके जो फार्मर्स हैं उनके इनकम को डबल करने के लिए सरकार क्या क्या निर्णय ले रही है, इन सब चीज़ के बारे में जानना है। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जान रहा है। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फिर रेनबो रेवोल्यूशन, WTE का कैसा क्या हाथ है, क्या है क्या नहीं है एग्रीकल्चर की फेज में, वो जानना है। फिर मार्केटिंग एंड प्राइसिंग, एग्रीकल्चर इनपुट एंड आउटपुट, वो जानना है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में पॉलिसी इनिशिएटिव, चार्जेस जानना है। पब्लिक फिनांस में नेचर, इंपॉर्टेंस, स्कोप ऑफ पब्लिक फिनांस, पब्लिक रेवेन्यू, प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ टैक्सेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, वैट क्या है, अभी इसमें जीएसटी भी जुड़ गया। जीएसटी क्या है, जीएसटी पढ़ना है हम लोग को, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन जीएसटी भी पढ़ना है। उसका पब्लिक एक्सपेंडिचर का थ्योरी जो है, फिर उसका काउस क्या ग्रोथ पब्लिक एक्सपेंडिचर का, क्या इम्पैक्ट पड़ता है पब्लिक एक्सपेंडिचर से, क्या पब्लिक एक्सपेंडिचर हम लोग को डेफिसिट में करना है या नहीं करना है, इंटरनल एक्सटर्नल बोरिंग क्या होता है, बजट का प्रिंसिपल जो जानना है, बजट कैसे बनता है, बजट का टाइप क्या होता है, परफॉर्मेंस जीरो बेस्ड क्या होता है, FRBMD एक्ट क्या है ये जानना है। फिर फिजिकल पॉलिसी में फिजिकल पॉलिसी का कंसेप्ट जानना, रोल क्या है फिजिकल पॉलिसी का इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। फिर स्टेट और सेंटर का फिजिकल रिलेशनशिप क्या है, कैसे जो फिनांस कमीशन का रोल क्या है, वो कैसे जो बंटवारा करती है टैक्सेस का पैसे का। फिनेंशियल एस्पेक्ट जो कैसे बढ़ गया 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, कैसे स्टेट गवर्नमेंट का रोल बनता है जो फंड को रिलीज करने का। फिर इंडियन इकोनॉमी में जो मॉनेटरी पॉलिसी जो है, बैंकिंग सिस्टम है, RBI, उनके बारे में पढ़ना।
फिर जो इंडिया का ट्रेड बैलेंस है उनकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है, बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम क्या होता है, इन सब चीज़ों को पढ़ना है ग्रुप ए में। अब आते हैं ग्रुप बी में हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इशू और इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी पढ़ना है। इसमें हम लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मतलब क्या होता है, इसे कैसे मेजर करते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है अंडर डेवलपमेंट का, इन सब चीज़ों को जानना है। उसके बाद फिर इंडिकेटर क्या होता है, जो डेवलपमेंट का इंडिकेटर है एसडीआई, इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, जीडीआई ग्रॉस डोमेस्टिक इंडेक्स बोलते हैं, सॉरी जेंडर जेंडर डिस्क्रिमिनेट डेवलपमेंट इंडेक्स, सॉरी जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, फिर जीईएम ऐसा ही कुछ होता है, फिर इंडिया का जो एसडीआई प्रोग्रेस पे क्या है, और भी जो वेरियस इंडिकेटर होता है डेवलपमेंट को लेकर वो सब पढ़ना है। फिर रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल टेक्नोलॉजी ग्रोथ इन इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट, इसका इंडिकेटर क्या है डेवलप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या है, ग्रीन जीडीपी का कंसेप्ट क्या होता है, फिर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो स्ट्रैटेजी है पॉलिसी इंडिया का वो हम लोग को जानना है। साथ साथ जो इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है उसका 12th 5 ईयर प्लान, 11th 5 ईयर प्लान का स्ट्रेटजी क्या था, इसके बाद जो भी जो 5 ईयर प्लान जो अभी 13 14 जो चल रहा है 14 13 वो सब भी पढ़ना हम लोग को। ये पुराना सिलेबस थोड़ा सा सिखाना 11th 12th है, अपडेटेड में आपको मिल जाएगा 12 13 14। डेवलपमेंट स्टेटस क्या है, सोशल इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज सेक्शन क्या है, SC ST रिलीजियस माइनॉरिटी बैकवर्ड कास्ट जो विमेन हो गया, वुमेन को लेकर स्कीम क्या लॉन्च किया गया, SC ST के लेकर क्या, इन सब के लिए डेवलपमेंट के लिए क्या स्कीम लॉन्च हो रहा है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है इन सब को लेकर, साथ साथ TSPC SSCPS माइनॉरिटी इन सब के लिए भी। उसके बाद पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना है, इनके जो मेजरमेंट के तरीकों के बारे में जानना है, इनका ट्रेंड क्या चल रहा है, फिर हम जो BPL फैमिली को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर ठीक है, फिर HPI क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, उसके बाद फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के बारे में जानना है, इनका ट्रेंड कैसे फूड प्रोडक्शन किया जाता है, कंजम्पशन कैसे इंडिया में, कि FDI जो हो गया, PDS हो गया, ECSD हो गया, मिड डे मील, इन सब चीज़ रिलेटेड को जानना है। फिर गवर्नमेंट का जो पॉलिसी होता है फूड और नेचुरल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को लेकर उनको जानना है। प्लानिंग स्ट्रेटजी में जैसे कि NDC का क्या, अभी तो NDC प्लानिंग कमीशन रिपील हो गया, तो प्लानिंग स्ट्रेटजी में यहाँ पर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग के बारे में और NDC के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसका डिसेंट्रलाइज प्लानिंग क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, PRIS क्या होता है, मेजर इनिशिएटिव इंडिया क्या लेती है। उसके बाद आके हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म में, इकोनॉमिक रिफॉर्म नेचर एंड इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी जानेंगे। तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म ऐसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो कि 1991 के बाद IMF के इंस्टीट्यूशन के बाद जो है इंटीग्रेशन के बाद जो है इनको अपने इंडिया में लागू किया गया, तो उनके बारे में पढ़ना है। फिर और भी जो इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक, WTO, इनका क्या रोल है इंडियन इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में, ये सब भी जानना है। फिर फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म, रूरल बैंकिंग इम्पैक्ट, रूरल क्रेडिट में प्रॉब्लम क्या होता है, रूरल क्रेडिट का सोर्स क्या है इनकम उसका बैंकिंग का, फिर SHG के बारे में जानना है, माइक्रो फाइनेंस के बारे में, नाबार्ड के बारे में जानना, RRB के बारे में जानना है, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद इसको RRB यानी कि रूरल रीजनल बैंक बोलते हैं। फिर शेड्यूल कमर्शियल बैंक के बारे में जानना है, इसको SCB बोलते हैं। फिर रूरल कोऑपरेटिव फाइनेंशियल इंक्लूजन। फिर इंडियन इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन का क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट रहा डिफरेंट सेक्टर पर, FDI का इशू और FPI इंडिया में कैसे, ये सब चीज़ को जानना है। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर का रिफॉर्म, ग्रोथ का इसका इम्पैक्ट, सब्सिडी के बारे में जानना है, इशू सब्सिडी के बारे में, सब्सिडी के बारे में, पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में कैसे हो रहा, क्या नहीं हो रहा, एग्रीकल्चर क्राइसिस, एग्रीकल्चर क्लास को कैसे कम किया जाने की कोशिश कर रहा है, रिफॉर्म, ये सब चीज़ों को जानना है। फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया में कैसे हो रहा है, कौन कौन चेंजेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में लिया जा रहा है, प्रॉब्लम क्या क्या है। अभी बहुत सारी, अभी जो गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम जो लेकर आ रही है CMA MSCME के लिए। ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का क्या रूल है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज कैसे किया है, जैसे गवर्नमेंट अभी काफ़ी जोर लगाए हुए प्राइवेटाइजेशन करने के लिए हर चीज़ों को। उसके बाद जो है ग्रुप डी में यानी नेक्स्ट सेक्शन में, चौथा सेक्शन में, चौथा ग्रुप में जो है वो झारखंड स्पेसिफिक जो हम लोग को पढ़ना है इकोनॉमी, झारखंड स्पेसिफिक इकोनॉमी पढ़ना है। ऐसे फीचर हो गया, इशू और चैलेंज, उसमें झारखंड के जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, स्ट्रक्चर, उनके बारे में, उसका स्ट्रक्चरल सेक्टोरल कंपोजिशन, यहाँ का जो SDP GDP पर कैपिटा NSDP है लास्ट डिकेड का, ये सब को जानना है। झारखंड का डेमोग्राफिक फीचर हो गया, यहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ, सेक्स रेशियो, डेंसिटी, लिटरेसी, कंपोजिशन ऑफ वर्क फोर्स, रूरल अर्बन कंपोजिशन,
स्पेशल रेफरेंस टू द सेंसस 1 का 11 का 21 का आएगा, तो वो आपको देखना होगा। स्टेटस ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फूड सिक्योरिटी, मैलन्यूट्रिशन, एजुकेशन, हेल्थ इंडिकेटर झारखंड का, मेजर इनिशिएटिव, इशू ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, वो सारा जो प्रोग्राम जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है भारत में, जैसे मनरेगा हो गया, ये सब चीज़ हो गया, वो सब। फिर लास्ट लैंड फॉरेस्ट इन्वायरमेंटल इशू झारखंड का, लैंड रिफॉर्म जो हो गया, एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो गया, ट्राइबल लैंड का एलिनेशन है, डेवलपमेंट इंड्यूस्ड हो गया, फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और स्टेट पॉलिसी टू डील, ये सब हो गया। इसका 5 ईयर प्लान जो झारखंड में लॉन्च होते हैं और जो 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 करंट प्लान है उन सबको पढ़ना है। तो ये था इकोनॉमी को लेकर। उसी प्रकार से जो लास्ट पेपर 4 जो है, लास्ट जो पेपर, सॉरी यहाँ पेपर 4 नहीं होगा, पेपर 6 होगा, ठीक है, पेपर 6 यहाँ मिस्टेक से ये इधर होगा, तो पेपर 6 है ये पेपर 6 है। तो पेपर 6 में भी 200 मार्क्स का, ये भी कुछ उसी की तरह है। इसमें भी जो है ना 6 सेक्शन होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 सेक्शन होंगे। एक जो पहला सेक्शन जो होगा, पहला सेक्शन में ये कंपलसरी होगा। इस सेक्शन में पूरे जो टॉपिक का सबसे क्वेश्चन रहेगा, उसमें जो है 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन जो होंगे 40 मार्क्स के होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो है आपका, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये पांचों से आपको, पांचों में 2-2 क्वेश्चन रहेंगे, पांचों में 2-2 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें से आपको एक एक क्वेश्चन ऑप्शनल रूप से करना है, और हर क्वेश्चन इसमें जो होगा 32 मार्क्स का होगा। तो 32 को अगर 5 से गुना करें तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 140, सॉरी 160 हो जाएगा, माफ करिए 160 हो जाएगा, और 160 यहाँ 40, ठीक है, इसका 40 160 यानी कि 200 मार्क्स का हो जाएगा। तो ये था मार्किंग स्कीम पेपर 6 का। अब चलिए जानते हैं कि पेपर 6 जो इसका नाम है जनरल साइंस इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, इसमें जो कि 3 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का। डिवीजन कैसे था वो मैं बता दिया। अब क्या है, टॉपिक पढ़ना है। ये टॉपिक थोड़ा सुनने में बोरिंग लगता है, लेकिन आप सुन लोगे तो दिमाग में रह जाएगा, ठीक है, और आपकी पढ़ाई में सुविधा होगा। क्या क्या है, फिजिकल साइंस है, पहला ग्रुप है इसमें, जो ABCD ये 5 ग्रुप है। पहला जो ग्रुप है वो जो है आपका फिजिकल साइंस का ग्रुप है, सेकंड जो है लाइफ साइंस का ग्रुप है, और थर्ड जो है एग्रीकल्चर साइंस का ग्रुप है, फोर्थ जो एनवायरमेंटल साइंस का ग्रुप है, और फिफ्थ जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। इसमें जो यूनिट सिस्टम है, जो मीटर किलो है, सेकंड वाला सिस्टम है, फिर CGS सिस्टम है, SI सिस्टम, इनके बारे में जानना है। कुछ कुछ कंसेप्ट, स्पीड, वेलोसिटी, ग्रेविटी, मास, वेट, फोर्स, इम्पैक्ट, वर्क, पावर, एनर्जी, इसके कंसेप्ट को जानना है। फिर सोलार सिस्टम, फिर अर्थ का रिलेटिव पोजीशन, सन को लेकर, प्लैनेट के बारे में पढ़ना, अर्थ का मूवमेंट, मून के अराउंड, सोलर सिस्टम के अराउंड, लूनर सोलर इक्लिप्स क्या होता है, फिर जो साउंड है उनका कंसेप्ट नेचर पढ़ना, वेवलेंथ पढ़ना, फ्रीक्वेंसी, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक साउंड, सोर्सेस ऑफ इंफ्रासोनिक साउंड, नेचर क्या अल्ट्रासोनिक साउंड का, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एप्लीकेशन, ये सब पढ़ना है। तो ये सब जो है आपको, अगर आप क्लास 10 तक के जो बुक्स है ना जो साइंस के, वो सब पढ़ोगे तब हो जाएगा। मैं आगे इस वीडियो के बाद एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बुक पढ़ने के, किन टॉपिक से आपको अगर तैयारी करोगे तो, यानी कि एक तरह से बुक्स बताऊंगा कि कैसे कौन से टॉपिक के लिए कौन सा बुक्स पढ़ना है। उसका अगर लाइफ साइंस की बात करें तो सेल क्या है, सेल का स्ट्रक्चर, लिविंग, इसका फंक्शन, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोमोलिक्यूल क्या है, ये क्लास 12 का चैप्टर है ये। उसमें स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन क्या होता है, विटामिन क्या होता है, फैट क्या होता है, डिफरेंशियल डिजीज क्या है, एंजाइम क्या है, हार्मोन्स क्या है, प्लांट हार्मोन क्या है, ग्रोथ रेगुलेशन कैसे प्लांट हार्मोन करता है, एनिमल हार्मोन क्या है, सब फंक्शन क्या है, फिर सेल का रिप्रोडक्शन पढ़ना, सेल साइकिल पढ़ना, माइटोसिस क्या होता है, मेलोसिस क्या होता है, फिर मेडालिन इनहेरिटेंस क्या है, मोनोहाइब्रिड क्या है, डायहाइब्रिड क्या है, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस क्या है, सेक्स डिटरमिनेशन क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा फंक्शन करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, जीन का रेगुलेशन कैसे होता है, मॉलिक्यूलर बेसिस कैसे होता है, डिफरेंशिएशन कैसे होता है, फिर जो एवोल्यूशन थ्योरी है लाइफ का अर्थ में, वो सब जानना है, ह्यूमन एवोल्यूशन जानना है। एग्रीकल्चर की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन झारखंड के अकॉर्डिंग, तो झारखंड का जो रेनफॉल पैटर्न है उसको पढ़ना है। फिर रेनफेड एग्रीकल्चर जो हो गया, कन्वेंशनल फूड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो गया, स्टेट नीड्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन क्रॉप्स, फूड एज वेल एज न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, मतलब ये सब चीज़ें जो है, फिश फार्मिंग हो गया झारखंड के रिलेटेड। तो ये सब चीज़ें जो आप जो इकोनॉमी में भी कुछ पढ़ चुके होंगे, और जो
और इधर उधर भी ज्योग्राफी में भी कुछ कुछ पढ़ चुके, उसी चीज़ों को कुछ कुछ मिलाकर पढ़ना है। सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस झारखंड का पढ़ना है, उसमें वर्मी कंपोस्ट के बारे में, फार्म यार्ड मैन्योर के बारे में, सॉइल हेल्थ हो गया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो गया, उसका एप्लीकेशन कैसे होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, कैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है हेल्पफुल है फार्मर्स के लिए। फिर एग्री फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे, वेस्ट लैंड क्या होता है, जो कैसे हम लोग रिक्लेम कर सकते हैं, फिर गवर्नमेंट का स्कीम जो हो गया फार्मर को लेकर, ये सब जानना है। उसका इन्वायरमेंटल साइंस में इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का फंक्शन, स्ट्रक्चर, नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन क्या है, इन सीटू क्या है, एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है, पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन क्या होता है, साउंड पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, वेस्ट सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, बायोडाइवर्सिटी का कंसेप्ट जानना, हॉटस्पॉट क्या होता है, बायोसिटी का थ्रेट कैसे है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू क्या है, क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, फिर एसिड रेन, डिजर्टिफिकेशन, इन्वायरमेंटल लॉ एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, और भी एयर प्रिवेंशन एक्ट हो गया जिसके तहत जो है सीपीसीबी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया। इन सब चीज़ों को जानना है। उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इसमें जो नेशनल पॉलिसी है गवर्नमेंट का, जो साइंस एंड टेक को लेकर वो पढ़ना है। इंडिया का जो कंट्री का जो एनर्जी डिमांड है, कन्वेंशनल डिमांड कितना है, नॉन कन्वेंशनल डिमांड कितना है, न्यूक्लियर एनर्जी का मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, फिर न्यूक्लियर पॉलिसी का ट्रेंड क्या रहा अपने इंडिया में, एनपीटी सीटीबीटी क्या है जो साइन करवाना चाहती है अमेरिका उनसे, फिर स्पेस टेक्नोलॉजी इंडियन साइंस प्रोग्राम कहाँ तक पहुंची, अपना इंडिया का वेरियस सैटेलाइट उसका एप्लीकेशन क्या है डिफरेंट डिफरेंट पर्पज का, फिर इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है, रिमोट सेंसिंग पढ़ना है, जीआईएस क्या होता है, इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, वेदर फोरकास्टिंग में, फिर डिजास्टर वार्निंग के बारे में पढ़ना है, वाटर का मैपिंग कैसे करता है ये सैटेलाइट, सॉइल का मैपिंग, मिनरल का रिसोर्स का मैपिंग, बायोटेक्नोलॉजिकल का बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज कैसे एग्रीकल्चर में वो जानेंगे, एनिमल का ब्रीडिंग कैसे होता है, फार्मास्यूटिकल, फूड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, पॉसिबल एडवर्स अफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल इंटरवेंशन जो है उनको जानना है। साथ साथ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम लोग कंप्यूटर्स के बारे में उसका एप्लीकेशन पढ़ना है, डेटा प्रोसेसिंग का एप्लीकेशन पढ़ना है, डेटा प्रोग्राम्स क्या होता है, साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर लॉस क्या होता है। उसके बाद फिर नेशनल हेल्थ पॉलिसी हो गया, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ मलेरिया, लेप्रोसी, टीबी, कैंसर, एड्स, ब्लाइंडनेस, ये सब पढ़ना है। तो कुल मिला के ये था अपना पूरा सिलेबस, ठीक है। तो पूरी तरह से हर टॉपिक को मैंने पढ़ पढ़ के आप लोग को बता दिया। ये आपको देखने के बाद एक दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप सिलेबस को एक बार खुद से देख लोगे, उसके बाद फिर आप अपने तैयारी पे जुट जाओ, ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूँ इसके बाद मैं झारखंड स्पेशल का जो जो क्लास है सीरीज स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और एक और वीडियो मैं लाऊंगा जिसमें बताऊंगा मैं कि किस किस टॉपिक के लिए कौन कौन सा बुक पढ़ना है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे। और एक बात, हाँ, आप कमेंट करके मुझे बताते रहना कि कौन कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए।